सर्ट्स या करणी, जैसे इस टॉपिक के बारे में हमने चर्चा की, तो क्या आशय है सर्ट का? जब भी हम आज से पहले भी इस चिन्ह का प्रयोग करते आए हैं तो हमारा आशय सर्ट से ही है। जैसे मैं कह दूं कि nth रूट ऑफ a इक्वल्स टू b, इसको इस प्रकार पढ़ते हैं, nth रूट ऑफ a इक्वल्स टू b। कई बार इस n को इसके अंदर तक बहुत छोटे अक्षर के रूप में लिखने की परंपरा है। तो nth रूट ऑफ a इक्वल्स टू b कब होगा ये? जबकि a इक्वल्स टू b रेज टू द पावर n, जहां a ग्रेटर देन 0 एक वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो तब और n प्रारंभ में हम n को पूर्णांक संख्याएं लेते आए हैं। n कोई पूर्णांक संख्या है या धनात्मक पूर्णांक है, n एक धनात्मक पूर्णांक है। अब जैसे इस चिन्ह का नाम मैंने पिछले सत्र में भी आपसे कहा था, इसी को रेडिकल साइन कहते हैं। और जब यहां पर कुछ नहीं लिखा जाता तो इसका मतलब रेडिकल पावर हमारी आधा है। देखिए कैसे, अगर मैं ये कह दूं वर्गमूल a कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या है, फिर बता रहा हूं आपको कि वर्गमूल चिन्ह के अंतर्गत ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल कभी भी वास्तविक नहीं होता। तो ये हमेशा धनात्मक वास्तविक संख्या है। तो वर्गमूल a का मान अगर b के बराबर है तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि a का मान b की दूसरी पावर के बराबर है, अर्थात a बराबर b का स्क्वायर, b की 2 घात। अब आप इसको कैसे पुष्ट कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा वर्गमूल 64 बराबर 8, 64 का वर्गमूल अगर हम ज्ञात करें तो 8 होता है। तो यहां पर 64 किसके बराबर है? 8 की 2 घात के बराबर। तो हम इसको रेडिकल पावर को व्यक्त करने के लिए इस संकेतन का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैं कहूं a की घात 1/2 बराबर b, क्योंकि इस रेडिकल साइन का मतलब है कि इस राशि की घात 1/2 है। तो a कोई धनात्मक वास्तविक संख्या है जिसकी घात आधा b के बराबर कब होगी? जबकि b के स्क्वायर का मान a के बराबर। तो आप इसको एक दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं। अगर इस वाली समीकरण के दोनों पक्षों का मैं वर्ग कर दूं तो यहां पर मुझे प्राप्त होगा b का स्क्वायर, और यहां a की पावर हाफ का स्क्वायर करेंगे तो a आ जाएगा। आगे पुनः हम इस पे चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कथन जो मैंने यहां पर लिखा है ये हमारी सर्ट्स की धारणा को, यानी करणी की धारणा को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है कि जब a कोई वास्तविक संख्या होती है तो उसका nth रूट, उसका nवां मूल b के बराबर कब होगा? जबकि a का मान b की n घात के बराबर हो। और एक आसान सा उदाहरण ले लें, जैसे हम कहते आए हैं 27 का घनमूल आप निकालें, तो 27 का घनमूल कितना आता है? 27 के गुणनखंड कर दीजिए, 3 3 9 3 27। तो 27 का घनमूल हमारा 3 के बराबर आएगा। और ये कब हो रहा है? जबकि जो 27 है हमारा वो किसके बराबर है? 3 की पावर 3 के बराबर है। 3 3 9 3 27। तो 27 का मान 3 की 3 पावर के बराबर है, तो इसीलिए 27 का घनमूल 3 हुआ। जब रेडिकल साइन के अंतर्गत यहां पर 3 लिखा जाए, इसका यह भी अर्थ है कि इसका दूसरा अर्थ क्या लगा सकते हैं हम? 27 की पावर 1/3, 27 की घात 1/3 बराबर 3, यूं भी लिख सकते हैं। 27 की घात 1/3 को क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 27, 27 का घनमूल इसको कहते हैं। तो जब यहां पर रेडिकल साइन के अंतर्गत 2 हो तो वर्गमूल, 3 हो तो घनमूल, 4 हो चतुर्थ मूल। और इस तरह से अगर n कोई नेचुरल नंबर है, कोई पॉजिटिव इंटीजर n है, धनात्मक पूर्णांक n है, तो उसको हम nवां मूल कहते हैं। तो बच्चों, इसके साथ साथ हम करणी के कुछ नियम जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक से संबंधित है, आपके कोर्स से संबंधित है, उनका यहाँ पर जिक्र करेंगे। और वो ये जो करणी के नियम हम पढ़ेंगे वो केवल स्क्वायर रूट तक सीमित है, अर्थात वर्गमूल तक सीमित है। हालांकि इसी प्रकार के नियम अन्य nth रूट्स के लिए भी हम ज्ञात कर सकते हैं, उनके लिए भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मान लेते हैं इन नियमों की
को कैसे लिखा जा सकता है कि माना ए और बी दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं ए और बी, तब पहला नियम कहता है कि वर्गमूल ए बी बराबर वर्गमूल ए गुणा गया वर्गमूल बी। ये करनी का पहला नियम हो गया। इसी तरह से ये गुणन का नियम है, करनी के विभाजन का नियम वर्गमूल ए बटा बी, ये स्पष्ट है दोनों धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, शून्य होने का प्रश्न ही नहीं है। तो ए बटा बी बराबर वर्गमूल ए बटे वर्गमूल बी। इसी प्रकार से अगर तीसरा नियम हम इस तरह से समझ सकते हैं कि वर्गमूल ए प्लस वर्गमूल बी गुणा गया वर्गमूल ए माइनस वर्गमूल बी बराबर ए माइनस बी। कैसे? अब इस धारणा को हम स्पष्ट करने के लिए बच्चों थोड़ा सा अगर हम अपने पिछले ज्ञान की ओर जाएं, पिछले जो हमने पहले सीखा है उसकी तरफ जाएं, तो हम क्या देखते हैं कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इस सर्व समीका से परिचित है। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। तो अगर मैं अंडर रूट ए की जगह ए की घात 1/2 मान लो, अंडर रूट बी की जगह प्रतिस्थापित कर दो b की घात 1/2 जो कि इसके बराबर होता ही है a रेज़ टू द पावर हाफ इन प्लस b रेज़ टू द पावर हाफ इंटू a रेज़ टू द पावर हाफ माइनस b रेज़ टू द पावर हाफ, अर्थात x का स्थान ले लिया a रेज़ टू द पावर हाफ ने, y का स्थान ले लिया b रेज़ टू द पावर हाफ ने। तो आसानी से ये सर्व समीका सिद्ध हो जाती है, ये कथन सिद्ध हो जाता है कि ये x हो गया x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो x का स्क्वायर, अब देखो हाफ पावर का स्क्वायर करेंगे, इनकी हम पुनः जिक्र करेंगे, तो आसानी से मेरा कहने का आशय ये है कि इस ज्ञात सर्व समीका से इस करनी के नियम को स्पष्टतया समझ सकते हैं। इसी तरह से मान लो करनी का चिन्ह एक ही संख्या पर हो, a प्लस अंडर रूट बी गुणा गया a माइनस अंडर रूट बी, तो इसका मान किसके बराबर आएगा? ये पुनः इसी नियम के आधार पर हम देखें तो इसकी भी उत्पत्ति दर्शाई जा सकती है, ये a स्क्वायर माइनस बी के बराबर होगा। तरह से अगर हम अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी का प्रसार देखें, इसके मान को देखें, तो ये इसी तर्ज पर हम इसका भी प्रसार कर सकते हैं, जैसे x प्लस वाई इंटू जेड प्लस यू या a प्लस बी गुणा सी प्लस डी का प्रसार लिखते हैं, ये ध्यान रखते हुए कि यहाँ पर वर्गमूल चिन्ह भी हमारे समाहित होने हैं। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? वर्गमूल a का गुणन में वितरण करो इन दोनों के ऊपर, अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी डी। ये भी हमको समझना है कि जिस प्रकार ए और बी धनात्मक वास्तविक संख्याएं थी, उसी प्रकार सी और डी भी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। आप इन नियमों का सत्यापन बहुत सारे उदाहरणों के लिए स्वयं कर सकते हैं। अब एक और हमारे पास नियम है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, इसका एक्सपेंशन इसी की तर्ज पे समझा जा सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर आपके सम्मुख एक सर्वसमीका लिखी है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये ध्यान देते हुए कि x के स्थान पर अंडर रूट ए लिया गया है, y के स्थान पर अंडर रूट बी लिया गया है, और जब मैंने इस सत्र को प्रारंभ करा था तो मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट ए का अगर वर्ग करेंगे तो a आएगा, अंडर रूट बी का वर्ग करेंगे तो b आएगा। तो इसी तर्ज पर इसका एक्सपेंशन हम ध्यान कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ए गुणा गया b प्लस b। तो इन कुछ नियमों का सत्यापन आप विविध ए बी के मानों के लिए स्वयं कर सकते हैं। कुछ छोटी सी समस्याएं, छोटे से प्रश्न इस पर आधारित आपकी पाठ्य पुस्तक में है, जो हर के परिमेयीकरण से संबंधित हैं। यानी कि आपके पास कई बार इस प्रकार की अपरिमेय संख्याएं होती हैं कि उनका हर अपरिमेय होता है। उनका अगर अंश देखें तो अंश तो परिमेय होता है, किंतु उनका हर अपरिमेय संख्या होता है। तो इस प्रकार के संख्याओं का समाधान, इस प्रकार के प्रश्नों का हल आप कैसे करेंगे? मसलन आपके पास 1 बटा वर्गमूल 7 है, तो 1 बटा वर्गमूल 7 निश्चित रूप से परिमेय बटा अपरिमेय, यानी कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर पृथक पृथक हम देखें अलग अलग, तो अंश तो परिमेय संख्या, किंतु इसका हर एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका हर का अगर मुझे परिमेयीकरण करना है तो मैं इसके अंश और हर को वर्गमूल 7 से गुणा कर सकता हूं, क्योंकि वर्गमूल 7 से गुणा और भाग करने का
मतलब 1 से गुणा कर रहे हैं और 1 से गुणा करके कोई संख्या अप्रभावित रहती है। और ये कैसे ध्यान आया? क्योंकि हमको पता है कि वर्गमूल x गुणा गया वर्गमूल x बराबर x होगा, और जो कि एक हमारे पास पुनः परिमेय संख्या हर में प्राप्त हो जाएगी। हालांकि ये संख्या हमारे पास पहले भी अपरिमेय थी, हर का परिमेयीकरण करने के बाद भी अपरिमेय होगी। कैसे? एक गुणा आ गया √7 तो √7, √7 गुणा √7 यानी √7 का वर्ग, और √7 के वर्ग का मतलब 7, तो √7/7। लेकिन इन दोनों के स्वरूप में फर्क है। पहले ये 1/√7 के स्वरूप की थी, अब √7/7 आ गया। पहले हर का अंश अपरिमेय था, अब हर का अंश मतलब हर में जो संख्या है, जो अंक लिखा है, वो हमारे पास परिमेय हो गया। तो इस तरह से हम परिमेयीकरण की समस्याओं का समाधान में इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा एक छोटा सा प्रश्न, मान लो 1/√3 माइनस √7। अब ये एक संख्या है, इसके अंश में एक के अलावा भी कुछ भी हो सकता है, तो ये भी आपको दिया गया है कि इसके हर का परिमेयीकरण करें। हर का परिमेयीकरण अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, अर्थात जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, वो इरेशनल नंबर है और उसको हमको रैशनल बनाना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मैंने ये संख्या पुनः यहाँ पे ली, √3 माइनस √7, ये दी गई संख्या है, दी गई संख्या। अब इस दी गई संख्या को मैंने जो इसके हर में राशि थी, इसको इस तरह से समायोजित करना है कि ये हल करने के फलस्वरूप रैशनल बन जाए, परिमेय बन जाए। तो अब आप थोड़ा सा इन नियमों के ऊपर देखिए। अगर मैं इसको √3 प्लस √7 से इसके अंश और हर को गुणा और भाग कर दूं, अर्थात अंश को भी उसी संख्या से गुणा किया, देखिए, और हर को भी उसी संख्या से गुणा किया, तो कुल मिलाकर संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन हमारा काम हो गया, जो उद्देश्य था वो पूरा होता है। 1 से इसको गुणा करेंगे तो ये समान रहेगा, दिस इज √3 प्लस √7। और यहां पर आप देखिए x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यानी या इसके आधार पर भी हम इसको समझ सकते हैं, √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b इक्वल्स टू a माइनस b। तो इसी तर्ज पर ये क्या हो जाएगा, a माइनस b यानी 3 माइनस 7। इस नियम के आधार पर, जो ये तीसरे नंबर पे मैंने यहाँ लिखा है, इसको पुनः लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपके सम्मुख है। तो 3 माइनस 7, या कई प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। √3 का स्क्वायर माइनस √7 के स्क्वायर के रूप में भी इसको समझ सकते हैं, बात एक ही है। और ये कितना निकल के आता है, √3 प्लस √7 अपॉन -4। कुल मिला के अभी मेरे पास जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है वो एक रैशनल नंबर है। डिनोमिनेटर ओवरऑल संख्या इर्रेशनल ही है, क्योंकि इर्रेशनल, रैशनल अपॉन इर्रेशनल भी इर्रेशनल होता है, परिमेय बटा अपरिमेय भी अपरिमेय ही होता है। तो देखिए इस तरह से हमारे पास और सारे प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में हैं, आप उनका अभ्यास कीजिए, जो हर के परिमेयीकरण के ऊपर हैं अथवा इन नियमों के सत्यापन से संबंधित है, करणी के चिन्ह से संबंधित है। तो आप अपना अभ्यास जारी रखेंगे। और इस टॉपिक में पुनः हमको घातांक के नियमों की भी चर्चा करनी है। घातांक के नियम कई बार आपने प्रयोग किए हैं। घातांक के नियम यानी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स इसको कहते हैं। जैसे मैं अगर ये लिख दूं a⁻n, हमेशा ध्यान दीजिए, जब भी संकेतन करें तो इसको आधार कहा जाता है, इसको घातांक कहते हैं, डिग्री पावर कहते हैं, या एक्सपोनेंट के आधार का अक्षर सामान्य लिखेंगे, और घात जिस चिन्ह से हम घात को या जिस संख्या से लिख रहे होंगे उसका आकार आप छोटा रखेंगे। ये संकेतन का तरीका है। ए बड़ा लिखा गया है और एन का आकार उसकी अपेक्षा बहुत छोटा है। तो एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर। मान लो एन कोई नेचुरल नंबर है और ए कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, एक धनात्मक वास्तविक संख्या है, तो या ए कोई वास्तविक संख्या है, आगे चल के हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो ए क्या कहलाएगा, हमारा आधार कहलाएगा, एक्स बेस कहलाएगा, इसको बेस भी कहते हैं। और जो n हमने लिखा है ये घातांक या एक्सपोनेंट कहलाता है, पावर कहलाती है। तो इसीलिए इसको एक्सपोनेंशियल लॉज कहते हैं। इनका भी कमोबेश आपने कभी कभी अवश्य उपयोग किया होगा। जैसे पहला नियम है, यदि दो संख्याएं गुणा हो रही हैं, a की पावर m गुणा गया a की पावर n। अब आप देखिए m और n
थोड़ा देर के लिए आसान से कठिन की ओर चलने के लिहाज से देखें तो मैं ए एम एन सभी को नेचुरल नंबर मान लूं, तो ए रेज़ टू द पावर एम गुणा ए रेज़ टू द पावर एन, आधार दोनों के समान है, घातांक अलग अलग हैं, तो यहां पर क्या नियम कहता है कि ए रेज़ टू द पावर एम प्लस एन प्राप्त होता है हमको। दूसरा घातांक का नियम, अगर ए रेज़ टू द पावर एम हो और संपूर्ण की पावर एन हो, इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो बेस है वो स्वयं एक घातांक के रूप में एक्सप्रेशन है और फिर पुनः उसकी घात है, यानी घात की घात ए रेज़ टू द पावर एम होल रेज़ टू द पावर एन। तो ये कितना निकल के आता है, ए रेज़ टू द पावर एम इंटू एन। इसका भी हम सत्यापन बहुत सारी समस्याओं में कर सकते हैं। तीसरा है कि अगर आधार समान हो और घातें राशियां भाग हो रही हो, ए रेज़ टू द पावर एम बटे ए रेज़ टू द पावर एन, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि m का मान n से बड़ा है, a m n सबके सब नेचुरल नंबर है और m बड़ी संख्या है, n छोटी संख्या है। अगर इस तरह से विभाजन में आधार समान हो और घातांक अलग अलग हो तो अंश की घात से हर की घात घट जाती है। इस नियम का भी आप सत्यापन आसानी से कर सकते हैं। इसी के अलावा एक चौथा नियम है, अगर a रेज़ टू द पावर m हो और b रेज़ टू द पावर n हो या m ही हो, मान लीजिए m हो, दोनों की पावर मैंने सेम मान ली, a और b दो अलग अलग संख्याएं हैं। अब सरलता की दृष्टि से a b m m ये सारी के सारे नेचुरल नंबर हैं, तो मैं क्योंकि दोनों गुणा होने वाली राशियों की घात समान है तो इसको इस तरह से लिख सकता हूं, a और b को पहले गुणा कर लूं, दोनों की m घात कॉमन पावर को एक साथ लिख सकते हैं। तो आप विभिन्न a और b के मान रखिए, विभिन्न m के मान रखिए, इन सब का आप आसानी से घर पर बैठ करके इनका अभ्यास कर सकते हैं। तो बच्चों, अभी हमने आसानी के लिए आपको कहा था कि प्रारंभ में आप a b m n इन सबको प्राकृत संख्याएं लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर लीजिए और तब जाकर के इनकी जांच कीजिए, इनका सत्यापन कीजिए, अनुप्रयोग कीजिए। पर कोई जरूरी नहीं है कि ये केवल प्राकृत संख्याओं के लिए है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हमारा आधार धनात्मक वास्तविक संख्या हो और घातांक परिमेय संख्या हो तब भी ये सत्य होता है। अर्थात इन नियमों को हम पुनः कैसे लिख सकते हैं कि आधार धनात्मक वास्तविक संख्या, आधार ए क्या है, अब एक धनात्मक वास्तविक संख्या है, धनात्मक वास्तविक संख्या है, और जो घातांक है m और n, जैसे इनमें हमने m और n लिखे हैं, परिमेय मान लो तो m और n की जगह p और q मान लेते हैं। p और q कैसी संख्याएं मान ली हमने, p भी परिमेय संख्या है, q भी परिमेय संख्या है, यानी भिन्नात्मक संख्याएं भी हो सकती हैं, तब भी ये नियम उसी अनुसार लागू होते हैं। तो अभी मेरे पास a यानी कि जो आधार होगा अब एक्सप्रेशन में वो एक धनात्मक वास्तविक संख्या होगा, जो घातांक होंगे वो परिमेय संख्याएं होंगी, यानी फ्रैक्शनल पावर भी हो सकती है। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं फिर, a रेज़ टू द पावर p गुणा गया a रेज़ टू द पावर q। देखिए आधार समान है, घातांक पृथक पृथक है, p और q, ये हो जाएगा a रेज़ टू द पावर p प्लस q। इसका भी आप सत्यापन कर सकते हैं, p 1/2 ले लीजिए, q 3/4 लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो ये दोनों बराबर निकल के आएंगे। इसी तरह से दूसरा नियम, a रेज़ टू द पावर p होल रेज़ टू द पावर q बराबर a रेज़ टू द पावर p गुणा गया q। तीसरा नियम, a रेज़ टू द पावर p बटा a रेज़ टू द पावर q बराबर a रेज़ टू द पावर p माइनस q। थोड़ा देर के लिए मान लो p बड़ा है q से। नेक्स्ट रूल, a रेज़ टू द पावर p गुणा गया b रेज़ टू द पावर q, b रेज़ टू द पावर b, p कर लीजिए। चलो दोनों के घातांक अगर समान हो, a और b अलग अलग है, ये p परिमेय संख्या है, तो a गुणा गया b होल रेज़ टू द पावर p। यानी कि हमने देखा कि जहां a के मान a m n b के मान प्राकृत संख्याओं के लिए नियम सत्य थे, तो ये नियम एक कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या और घातांक के परिमेय संख्या होने के लिए भी, यानी फ्रैक्शनल नंबर होने के लिए भी सत्य है। और आप उच्च कक्षाओं में देखेंगे कि इवन कोई भी परिमेय घात भी अगर आती है, मतलब घातांकी हमारा कोई परिमेय संख्या हो जाता है, तब भी ये नियम उसी तरह से लागू होते हैं। तो आप इन पर संबंधित ढेर सारे प्रश्नों का जरूर अभ्यास करेंगे। एक छोटी सी समस्या मैं आपके सामने लिख रहा हूं, कैसे इन नियमों का अनुप्रयोग करके एक ही संख्या के मान को दो भिन्न भिन्न तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं।
एक ही संख्या के मान को, यानी एक रेडिकल पावर आपने सॉल्व करनी है, और उसके लिए हम दो तरह के चरणों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपने 4 रेज़ टू द पावर 3/2, देखिए 4 बड़ा लिखना है, 4 बड़ा लिखना है और पावर को छोटे छोटे अक्षरों में लिखना है, देखिए तभी ये संकेतन आपका सही माना जाए। तो 4 रेज़ टू द पावर 3/2, यानी यहाँ पर नेचुरल नंबर की पावर या पॉजिटिव रियल नंबर की पावर फ्रैक्शनल है, आप देख। तो इसको सॉल्व करने की दो टेक्निक हो सकती है। एक तो मैंने किया भाई 4 रेज़ टू द पावर हाफ होल रेज़ टू द पावर 3, वो नियम था हमारा a रेज़ टू द पावर p और होल रेज़ टू द पावर q वाले नियम से। तो a रेज़ टू द पावर p 1/2 ले लिया, q 3 ले लिया, तो 1/2 गुणा गया 3, 3/2 ही आएगा। तो इस तरह से लिखा है इसको। अब इसको आप बखूबी जानते हैं, 4 की पावर 1/2 का मतलब 4 का वर्गमूल, और 4 का वर्गमूल क्या निकल के आता है? 4 का वर्गमूल हमारे पास निकल के आता है 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4। 4 की पावर 1/2 माने स्क्वायर रूट ऑफ 4, 2। और 2 की पावर बच गई 3, और 2 की पावर 3 को आप सॉल्व करें, 2 को 3 बार गुणा करें, 2 2 2, 2 2 4 2 8, हमारे पास 8 प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं 4 रेज़ टू द पावर 3/2 को, दूसरा रूल क्या बताया मैंने ज्ञात करने का? मैंने लिखा 4 रेज़ टू द पावर 3 होल रेज़ टू द पावर 1/2, अर्थात 4 गुणा 1/2 करें, 3 गुणा 1/2 करेंगे तो 3/2 आएगा। तो लिखने का तरीका जरा बदल दिया, p और q के मान बदल दिए, तो a रेज़ टू द पावर q रेज़ टू द पावर p, बात एक ही है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 की पावर 3, 4 को गुणा करें, 4 चौको 16 चौको 64, 64 रेज़ टू द पावर हाफ, यानी 64 का वर्गमूल, वर्गमूल 64 भी लिख सकते हैं इसको, वर्गमूल 64, 64 का वर्गमूल 8 8 64। तो देखिए संख्या 8 ही उत्तर आएगा, चाहे हम इसका विश्लेषण किसी प्रकार करें। तो इस तरह की आपके प्रश्नावली में बहुत सारे अभ्यास कार्य हैं, आपके पाठ्य पुस्तक में तमाम उदाहरण हैं, तो आप उनकी तरफ जाइए, उनका अभ्यास कीजिए, और इसी के साथ आपका ये पहला पाठ समाप्त होता है, और द्वितीय पाठ जो कि बहुपद पर आधारित है, हम अगले सत्र में लेंगे। धन्यवाद।